नमस्कार दोस्तों, डागोर्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुलदीप भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो हमारा मूल टॉपिक था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका हमने एक पार्ट आपको बताया था और वो था जो हमारे फूड कंपोनेंट्स हैं या हमने आपको जो पोषक पदार्थ हैं उनके बारे में बात की थी, यानी संतुलित भोजन के बारे में बात की थी। ठीक है दोस्तों, तो मानव द्वारा जो ग्रहण किया जाने वाला जो भोजन है वो कैसा होता है, संतुलित भोजन। उसके कौन कौन से अवयव हैं, तो हमने प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा विटामिन, जल, खनिज लवण, इन सब की हमने पोषक पदार्थों की बात की थी। इसके बाद में अब बात आती है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र। ठीक है दोस्तों, इस पाचन तंत्र में क्या होगा, कौन से जो ऑर्गन्स हैं मानव शरीर के, कौन सा तंत्र है जो इसमें फंक्शन करता है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि भाई पाचन की जो प्रोसेस है वो होती क्या है, इस तंत्र का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इस तंत्र का जो उद्देश्य है पाचन तंत्र का, वो हमने जो फूड ग्रहण किया है उस फूड का डाइजेशन करना, यानी जो हमने फूड ग्रहण किया वो जटिल कार्बनिक पदार्थ हमने ग्रहण किए। क्या हमने ग्रहण किया फूड के तौर पर, तो हमने यहाँ पर फूड के तौर पर ये जटिल कार्बनिक जो पदार्थ हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ, इनको हमने ग्रहण किया। जटिल कार्बनिक पदार्थ इनको ग्रहण किया और पाचन तंत्र द्वारा इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। किस में तोड़ा जाता है? सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। सरल अकार्बनिक पदार्थ, इनमें इसको अपघटित किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? अपघटित किया जाता है। यानी हमने जो फूड ग्रहण किया, हमने जो संतुलित भोजन ग्रहण किया, उस संतुलित भोजन का क्या है? अपघटन हो रहा है। संतुलित भोजन का क्या होता है इसमें? अपघटन। जो हमने फूड एलिमेंट्स ग्रहण किए हैं उनका क्या करना? छोटे अणुओं में तोड़ना। ये प्रोसेस कहलाती है पाचन की प्रोसेस। ठीक है, और ये संपन्न कहाँ होती है? तो ये संपन्न कहाँ होती है? मानव के पाचन तंत्र में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है दोस्तों? पाचन तंत्र में। ठीक है, इसके अलावा और भी कई जो प्रोसेस हैं वो इस पाचन तंत्र में जो है घटित होती हैं। और कौन कौन सी प्रोसेस हैं हम उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस तंत्र के जो भाग हैं, इसका कार्य तो हमने बताया आपको कि जो हमने फूड ग्रहण किया उस फूड का क्या करना है? डाइजेशन करना है, छोटे अणुओं में तोड़ना है। अब बात आती है कि इस पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले हम इनके पार्ट्स की बात करते हैं कि मानव शरीर में जो पाचन तंत्र है उसको हमने कितने भागों में बांटा। तो उसे हमने परीक्षा या एग्जाम की दृष्टि से हम अगर अध्ययन करें तो उसके हमने दो पार्ट किए हैं। किसके? इस पाचन तंत्र के। तो पाचन तंत्र को हमने अध्ययन के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया। पाचन तंत्र को अध्ययन के आधार पर हमने कितने भागों में डिवाइड किया? दो भागों में डिवाइड किया। पहला जो पार्ट है दोस्तों, पहला पार्ट वो है आहार नाल का। इस आहार नाल को हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम? एलिमेंट्री कैनाल। तो पहला पार्ट जो है वो कौन सा है? आहार नाल का। और दूसरा जो पार्ट है दोस्तों वो है पाचक ग्रंथियों का। किसका है? पाचक ग्रंथियों का। और इन पाचक ग्रंथियों को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से। तो हमने इस पाचन तंत्र के दो भाग आपको बताए। पहला पार्ट हमारे पास में कौन सा आया? आहार नाल। और दूसरा कौन सी है? पाचक ग्रंथियां। ये मिलकर के पाचन तंत्र का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो गया कि मूलतः इसमें ये दो पार्ट हैं इस पाचन तंत्र में। अब बात ये आती है कि जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल, इस आहार नाल का प्रारंभ कहां से होता है? तो आहार नाल का जो प्रारंभ है वो हमारे मुख भाग से शुरू होता है और इसके बाद में गुदा या हम ये कहें मलद्वार तक या एनस तक इसका जो अंत है वो होता है। तो मुख से और मलद्वार तक ये फैली रहती है, वो मानव की क्या है? आहार नाल है। ठीक है दोस्तों, और इस आहार नाल में कौन कौन से अंग उपस्थित हैं उनकी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो आहार नाल में मुख भाग से लेकर के और मलद्वार तक के सारे जो अंग हैं वो मौजूद रहते हैं। कौन कौन से अंग हैं उनकी यहाँ पर हम बात करते हैं आहार नाल में उपस्थित अंगों की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख एवं मुख गुहा की। किसकी बात करते हैं? मुख एवं मुख गुहा की। इस मुख एवं मुख गुहा को, इसको बक्कल कैविटी के नाम से जाना जाता है, मुख गुहा को। और प्रारंभ आपको पता है माउथ है, माउथ के द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो आहार नाल का प्रारंभ कहां से होता है? मुख एवं मुख गुहा से। इसके बाद में हमारे पास में अगला जो इसका आहार नाल का पार्ट जो आता है
वो आता है ग्रसनी। कौन सा आता है? ग्रसनी, जिसको फेरिंग्स के नाम से जानते हैं हम। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? फेरिंग्स के नाम से। तीसरा इसका जो पार्ट है ग्रसनी, आगे चल करके एक और नाल जैसी संरचना है, इस नाल जैसी संरचना को हम ग्रासनाल के नाम से जानते हैं। इस ग्रासनाल में या ग्रसिका में खुलती है और इस ग्रसिका को हम ईसोफेगस के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं? ईसोफेगस। ये इसका ग्रसनी से जो लगा हुआ पार्ट है वो है ग्रसनी, एक नाल जैसी संरचना, नलिका जैसी संरचना में खुलती है, जिसको हमने क्या बोला? ग्रासनाल। और ग्रासनाल जो है वो एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है। इस थैलीनुमा संरचना को दोस्तों हम आमाशय के नाम से जानते हैं, या हम जनरली स्टोमक यानी कि पेट के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पेट के नाम से। तो इसका मतलब मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, थैलीनुमा संरचना है। ठीक है। इसके बाद में अगला जो ऑर्गन है, इसके बाद आमाशय जो है वो छोटी आंत में खुलता है। किस में खुलता है? छोटी आंत में। तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है दोस्तों वो कौन सा है? छोटी आंत्र। कौन सा है? छोटी आंत्र। और छोटी आंत्र जो है वो है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसे किस नाम से जानते हैं हम? स्मॉल इंटेस्टाइन। किस नाम से जानते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से इसको जानते हैं, छोटी आंत को। अगर छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत को भी हम यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है छोटी आंत का, वो पहला पार्ट कहलाता है, इसको हम कहते हैं ग्रहणी। क्या बोला जाता है इसको? ग्रहणी, जिसको ड्यूडेनम के नाम से हम जानते हैं। ड्यूडेनम, इस नाम से इसको जानते हैं। दूसरा, इस छोटी आंत का जो पार्ट है, अगला पार्ट, इसको अग्र क्षुद्रांत्र हम कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अग्र क्षुद्रांत्र। इस अग्र क्षुद्रांत्र को हम जेजुनम के नाम से जानते हैं। जेजुनम। ठीक है। और तीसरा, इस छोटी जो आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका तीसरा जो पार्ट है वो पार्ट कहलाता है क्षुद्रांत्र, या इसको हम शेषांत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? शेषांत्र के नाम से जानते हैं। और ये जो पार्ट है ये इलियम कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इलियम। इस तरह से छोटी आंत इन 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। इसके बाद में छोटी आंत जो लगी रहती है, जुड़ी रहती है, वो आगे आने वाली नलिका से जुड़ी रहती है, जिसको बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। तो छोटी आंत के बाद में और कौन सा अंग आता है हमारे पास में? तो छोटी आंत के बाद में आता है बड़ी आंत्र। कौन सा आता है दोस्तों? बड़ी आंत्र। इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है दोस्तों। अब लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 भागों में डिवाइड रहती है। पहला जो पार्ट है इसका वो सीकम कहलाता है, दूसरा जो पार्ट है इसका वो कॉलन कहलाता है, और तीसरा पार्ट इसका रेक्टम या मलाशय कहलाता है। ठीक है। तो इसके भी लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं इनकी भी यहाँ बात कर लेते हैं हम। लार्ज इंटेस्टाइन के ये 3 पार्ट हैं दोस्तों। पहला पार्ट इसका कहलाता है कौन सा? इसको हम कहते हैं अंधनाल। क्या बोला जाता है इसको? अंधनाल, या इसको सीकम के रूप में हम जानते हैं। दूसरा इसका जो पार्ट है आहरनाल, जो हमारी ये बड़ी आंत्र है, उसका दूसरा जो पार्ट है उसको हम कहते हैं वृहदांत्र। वृहदांत्र। ठीक है। इस वृहदांत्र को हम कॉलन के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? कॉलन के नाम से। किसको कॉलन के नाम से जाना जाता है? तो हमने कहा बृहदांत्र को किस नाम से जाना जाता है? बृहदांत्र को कॉलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर अगर हम इस बड़ी आंत के पार्ट्स को इधर लिख देते हैं, उधर जगह नहीं है दोस्तों, तो हमारा पहला जो पार्ट है वो पार्ट इसका कौन कौन सा आया? तो पहला जो पार्ट है बड़ी आंत का, वो पहला पार्ट हमारे पास में कौन सा आया? अंधनाल। दूसरा पार्ट हमारे पास में कौन सा आया? इसको हमने कहा वृहदांत्र। और तीसरा जो पार्ट है वो हमारे पास में कौन सा आया? इसको हम कहते हैं मलाशय दोस्तों। क्या बोला जाता है इसको? मलाशय। अंधनाल को तो हमने कहा सीकम है। ये क्या है? ये सीकम। वृहदांत्र जो है उसको हम कॉलन के नाम से जानते हैं, और मलाशय को हम रेक्टम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रेक्टम के नाम से। तो इस तरह से बड़ी आंत के ये 3 पार्ट हो गए। इसके बाद में लास्ट जो हमारा इस आहारनाल का अंग है, लास्ट अंग जो बचता है वो कौन सा है? वो लास्ट अंग है हमारे पास में आता है कौन सा? मलद्वार। कौन सा आता है? मलद्वार।
कौन सा आता है दोस्तों, मल द्वार की हम बात करते हैं, और इस मल द्वार को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम एनस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एनस के नाम से। ठीक है, तो इस पाचन तंत्र में अगर हम आहारनाल के पार्ट्स की बात करें तो इस आहारनाल के पार्ट्स को हमने मुख एवं मुख गुहा से शुरू करके और लास्ट में हमारा पार्ट कौन सा आता है, मल द्वार। ठीक है, मुख यानी माउथ और बक्कल कैविटी, इसके बाद में बक्कल कैविटी खुलती है ग्रसनी में, जिसको हम फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। ग्रसनी खुलती है ग्रासनाल में, एक नलिकानुमा संरचना है, और ग्रासनाल एक थैलेनुमा संरचना आमाशय में खुलता है। इसके बाद में छोटी आंत जिसके 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, ग्रहणी, इसके अलावा अग्र क्षुद्रांत्र, इसके अलावा क्षुद्रांत्र। ग्रहणी को हम ड्यूडोनम, इसके अलावा अग्र क्षुद्रांत्र को हम जेजुनम, और क्षुद्रांत्र या शेषांत्र जो है उसको हम इलियम के नाम से जानते हैं, जो कि ये छोटी आंत के 3 पार्ट्स हैं। इसके बाद में छोटी आंत खुलती है दोस्तों कहाँ पर, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत का जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट को हमने बोला अंधनाल या सीकम, यानी कि सीकम में इसका लास्ट जो पार्ट है शेषांत्र वाला वो जुड़ा रहता है। इसके बाद में दूसरा पार्ट हमारे पास में आया कौन सा, बृहदांत्र, जिसको कॉलन हमने कहा, और लास्ट का जो पार्ट है बड़ी आंत्र का वो कौन सा है, रेक्टम या मलाशय। ठीक है, अब इसके बाद में अंतिम जो इसका भाग है किसका, इस आहारनाल का, वो अंतिम भाग आता है हमारे पास में कौन सा, गुदा या मलद्वार। ठीक है, इसको हम एनस के नाम से जानते हैं। इस तरह से यहाँ आहारनाल के ये इतने सारे जो हैं वो पार्ट्स हैं, ये पाचन तंत्र का एक प्रमुख भाग है। इसके बाद में इसकी कुछ सहायक ग्रंथियां हैं जो पाचन में इनकी मदद करती हैं, इस अंगों में पाचन के जो फूड है उसके डाइजेशन में मदद करती हैं, उनको हमने बोला कौन सी, पाचक ग्रंथियां। अब बात ये आती है कि पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों यहाँ पाचक ग्रंथियों की बात करें तो मूलतः तो यहाँ हम 3 पाचक ग्रंथियों की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ में चौथी जो हम आमाशय में जो आमाशय जूस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसमें जो गैस्ट्रिक जूस आता है उसके लिए जो जिम्मेदार होती हैं उनको हम जठर ग्रंथियों के नाम से जानते हैं, या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इनको बोलते हैं। तो चौथी ग्रंथि जो है हम आमाशय ग्रंथि के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन मूलतः कितनी है, इसमें 4 हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करते हैं इसमें उपस्थित कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं इस पाचन तंत्र में, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो ग्रंथि है, सबसे पहली ग्रंथि को हम कहते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, लार ग्रंथि। इस लार ग्रंथि को हम सेलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो ग्रंथि आती है, वो दूसरी ग्रंथि आती है हमारे पास में कौन सी, जिसको हमने बोला गैस्ट्रिक ग्लैंड, या हमने बोला इसको आमाशयी ग्रंथि या जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथि। ठीक है, इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा तीसरी जो ग्रंथि है इसको हमने बोला लिवर या यकृत ग्रंथि, लिवर या यकृत ग्रंथि। और चौथी और अंतिम पाचक जो ग्रंथि है उसको हमने बोला अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। इस ग्रंथि को हम पैंक्रियाटिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड। किसको, अग्नाशय ग्रंथि को। उपस्थितियों की बात करें तो देखिए ये जो लार ग्रंथि है, इस लार ग्रंथि की जो उपस्थिति है, वो लार ग्रंथि की उपस्थिति होती कहाँ है, तो ये लार ग्रंथि जो होती है वो मुख गुहा में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है, मुख गुहा में, यानी बक्कल कैविटी में ये सलाइवरी ग्लैंड हमारी उपस्थित होती है। ठीक है, ये इसकी प्रेजेंस है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की हम बात करें तो ये कहाँ उपस्थित होती है, इसकी बात करें हम तो ये आमाशय में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है दोस्तों, आमाशय में या स्टमक में ये उपस्थित होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। यकृत की बात करें तो यहाँ यकृत और अग्नाशय ग्रंथियां जो हैं उनका जो सेक्रेटरी मटेरियल है वो आता कहाँ है, वो दोनों का सेक्रेटरी मटेरियल कहाँ आता है, ये आता है ड्यूडेनम या ग्रहणी में आता है। कहाँ आता है, ड्यूडेनम या ग्रहणी में। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ग्रंथियों का जो स्राव है वो कहाँ आया, ड्यूडेनम या ग्रहणी पार्ट में। कहाँ आया, ड्यूडेनम या ग्रहणी में। कहाँ आया, ड्यूडेनम या ग्रहणी में। तो इस तरह से पाचन तंत्र को हमने अध्ययन के आधार पर 2 भागों में डिवाइड कर लिया। एक तो हमने भाग कौन सा बताया, आहारनाल, और दूसरा पार्ट कौन सा बताया हमने, दूसरा पार्ट बताया हमने पाचक ग्रंथियां। कौन सा बताया, पाचक ग्रंथियां। अब हम एक एक करके इन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे आपसे, और इसके बाद हम पाचन तंत्र की भी बात करेंगे, क्योंकि पाचन तंत्र जो है मानव का, उसमें ये जो अंग हमने आहारनाल के देखे वो कहाँ कहाँ किस प्रकार के उपस्थित होते हैं, इनकी हम कुछ स्ट्रक्चर्स या इनके फीचर्स या इनके जो कार्य हैं इन अंगों के, इनकी हम बात करेंगे। और हम साथ साथ पाचन की जो प्रोसेस है
जो मैकेनिज्म है किसकी, डाइजेशन की, इस मैकेनिज्म के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात ये करते हैं कि पाचन तंत्र होता किस प्रकार का है। तो हम पहले डायग्राम की सहायता से देख लेते हैं कि मानव का पाचन तंत्र होता किस प्रकार का है। चलिए देखिए दोस्तों, ये मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। जिस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कहा कि इसमें एक तो ग्रंथियों की बात हो रही है और यहाँ आहारनाल जो है उसके जो ऑर्गन्स हैं उन सभी ऑर्गन्स की यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रारंभ जो है, पहले हम आहारनाल के जो ऑर्गन्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमने कहा कि आहारनाल का प्रारंभ इस माउथ या मुख भाग से होता है। ये इसका मुख भाग है। यहाँ पर ये पूरा जो पार्ट है वो बक्कल कैविटी का पार्ट कहलाता है। और इस बक्कल कैविटी या मुख गुहा में उपस्थिति जो होती है वो किसकी उपस्थिति होती है, वो हमने बताया आपको। किसकी उपस्थिति होती है, सलाइवरी ग्लैंड की। किसकी उपस्थिति होती है, सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियों की। ठीक है, इनकी बातें हम करेंगे आपसे कि लार ग्रंथियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, यहाँ तीनों प्रकारों में। एक यहाँ पर जीभ के पास में है, इसके अलावा यहाँ पर ये जबड़ा जो है उसके नीचे है और कान के नीचे, ये तीसरी इसकी लार ग्रंथि है। तो मानव की लार ग्रंथियों को 3 जो हमारे टाइप्स हैं उनमें इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। जोड़ों की बात करें तो 3 जोड़ी जो हैं वो लार ग्रंथियां मानव में उपस्थित होती हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी चर्चा हम जब सैलिवरी ग्लैंड की पढ़ेंगे उस समय करेंगे। इसके बाद हमने ये कहा दूसरा जो पार्ट है माउथ कैविटी के बाद में दूसरा जो पार्ट आता है वो ये जो मुख गुहा है, कहाँ खुलती है, फेरिंग्स, या कहाँ खुलती है, इसको हमने क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ठीक है, ये पार्ट जो है वो ग्रसनी कहलाता है। इसके बाद में ग्रसनी खुलती है किसमें, एक नलिका नुमा संरचना में, जिसको ईसोफेगस या इसको क्या बोला जाता है, ग्रासनाल के नाम से हम जानते हैं, या ग्रसिका भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रसिका या ग्रासनाल। ठीक है दोस्तों, और ग्रासनाल या ग्रसिका इस अंग में जो जे आकार का है, जिसको हम स्टोमक या इसको आमाशय के नाम से जानते हैं, ये इस आमाशय में खुलता है। और आमाशय एक यू आकार की नलिका, इस यू आकार की नलिका में खुलता है। और इस यू आकार की नलिका को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं ग्रहणी। क्या बोला जाता है इसको, ग्रहणी, या इसको ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं हम। किस नाम से जानते हैं, ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिवर जो है वो एक ग्रंथि है जो हमने पाचक ग्रंथि आपको बताई, जो कि खुलती कहाँ है, इस ड्यूडेनम या ग्रहणी में खुलती है। इसके साथ में यहाँ पर ये जो पाचक ग्रंथि आपको बताई, ये पैंक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। तो ये 2 ग्रंथियां जो हैं वो इस यू आकार की नलिका में खुलती हैं, जिनको हमने क्या बोला, ग्रहणी। इसके बाद में ये ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का ही एक पार्ट है, जो कि आगे चल करके छोटी आंत के अन्य पार्टों में, जिसमें हम जेजुनम की और इसके अलावा इलियम की बात करें, उनमें खुलती है। और आगे चल करके ये बड़ी आंत्र में, या इसको हम लार्ज जो इंटेस्टाइन बोलते हैं, बड़ी आंत्र, इस बड़ी आंत्र में ये खुलती है। किस में खुलती है, बड़ी आंत्र में। कौन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ ये पड़ी हुई है, ये सारी की सारी क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है दोस्तों। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पर ये बड़ा पार्ट जो दिख रहा है, ये बड़ा पार्ट है बड़ी आंत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन का। और लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम जो भाग है वो रेक्टम या मलाशय कहलाता है। क्या कहलाता है, रेक्टम या मलाशय। और मलाशय एनस या मलद्वार द्वारा बाहर की ओर खुलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मानव का जो पाचन तंत्र है उसका प्रारंभ मुख से होकर के जो अंतिम भाग है मलद्वार तक जाता है। ये हमारा जो पाचन तंत्र है उसका यहाँ पर ये हमने चित्रण किया। इसके बाद में हम पाचन की प्रोसेस की बात करेंगे कि मानव में पाचन की जो क्रियाविधि है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो बात ये आती है कि मानव में इस पाचन की क्रियाविधि किन प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। तो हमारे पास में पाचन की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन जो है, वो इन 5 क्रियाओं में संपन्न होती है। कौन सी 5 क्रियाएं हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। पाचन की क्रियाविधि जो है इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। ये इन 5 प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होती है। कौन सी 5 प्रोसेस हैं दोस्तों? पहली जो प्रोसेस है पाचन की वो कहलाती है, इसको हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोला जाता है इसको? अंतर्ग्रहण। ये अंतर्ग्रहण को हम कहते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? इंजेशन। ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस कहलाता है,
पहले हम बात कर लेते हैं इंजेशन है क्या। मुख द्वारा मानव भोजन को ग्रहण करता है, ये प्रोसेस कहलाती है इंजेशन। तो इसका मतलब ये किस भाग द्वारा संपन्न होगी, तो हम कहेंगे मुख द्वारा। किसके द्वारा संपन्न होगी, मुख द्वारा। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में भोजन जब हमने ग्रहण कर लिया तो भोजन का क्या होगा, पाचन यानी कि डाइजेशन। दूसरी प्रोसेस कौन सी होगी, डाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, पाचन। क्या बोला जाता है इसको, पाचन। और इस पाचन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम डाइजेशन। और डाइजेशन जो है वो मानव में मुख से ही शुरू हो जाता है। और किन किन पार्ट्स में डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो हम कह सकते हैं कि बक्कल कैविटी में डाइजेशन होता है, मुख गुहा में होता है, इसके बाद में आमाशय में होता है, और छोटी आंत्र का जो पार्ट है ग्रहणी, उसमें ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो इसका मतलब डाइजेशन हुआ कहाँ, तो हमने कहा मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी में डाइजेशन हुआ। इसके अलावा कहाँ हुआ, स्टमक यानी कि आमाशय में डाइजेशन की प्रोसेस हुई। और कहाँ हुआ, ग्रहणी में, जो कि छोटी आंत का भाग है। इन सभी में ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारी तीसरी जो प्रोसेस आती है, थर्ड जो प्रोसेस आती है इसकी, वो थर्ड प्रोसेस कौन सी आती है, वो आती है अवशोषण की। किसकी आती है, अवशोषण। यानी जब भोजन का पाचन हो जाता है तो पचित पदार्थ का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण। उस अवशोषण को हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन। क्या बोला जाता है दोस्तों, एब्सॉर्प्शन। ठीक है। तो तीसरी जो प्रोसेस है वो कौन सी होती है, एब्सॉर्प्शन जो है वो तीसरी प्रोसेस संपन्न होती है। और एब्सॉर्प्शन की जो क्रिया है दोस्तों वो होती कहाँ है, छोटी आंत्र में। और छोटी आंत्र का जो लास्ट पार्ट है इलियम, इस इलियम पार्ट में ये पचित भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण। ये तीन प्रोसेस हो गई। इसके बाद एक प्रोसेस और होती है जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को हम कहते हैं एसिमिलेशन। क्या बोला जाता है इसको, एसिमिलेशन। और इस एसिमिलेशन का अर्थ क्या है, क्या होता है ये एसिमिलेशन, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि अवशोषण पचित भोजन का कहाँ हुआ, छोटी आंत्र में। आंत्र इसको क्या कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। अब वहां से, आंत्र से ये भोजन कोशिकाओं, शरीर की अन्य कोशिकाओं या ऊतकों, या हम ये कहें कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए जाता है। ये पूरा प्रोसेस जो है, जो कौन सा प्रोसेस, कि छोटी आंत्र से इस पचित भोजन का कहां पहुंचना, ऊतकों या सेल्स तक पहुंचना और उनसे ऊर्जा की प्राप्ति होना। ये पूरा जो प्रोसेस है वो कौन सा कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वांगीकरण द्वारा जो भोजन गया उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो ये जो स्वांगीकरण है वो कहां पर होता है, वो सेल्स में या इसके अलावा टिश्यूज में यानी कि ऊतकों में संपन्न होता है। यहां पर ये स्वांगीकरण की प्रोसेस संपन्न होती है। और इससे प्राप्ति क्या होती है, तो इससे जो प्राप्ति है वो प्राप्ति दोस्तों किसकी होती है, एनर्जी या ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, एनर्जी या ऊर्जा की प्राप्ति। किसके द्वारा हो रही है, तो हमने कहा स्वांगीकरण के द्वारा ये प्रोसेस होता है। और अंतिम प्रोसेस जो है दोस्तों वो कौन सा है, वो अंतिम प्रोसेस जो है वो कहलाता है, इसको हम कहते हैं बहिक्षेपण। क्या कहलाता है, बहिक्षेपण। और बहिक्षेपण है क्या, बहिक्षेपण को हम कहते हैं इजेशन। क्या बोला जाता है इसको, इजेशन। इजेशन में होता क्या है कि जो पचित पदार्थ हैं वो तो अवशोषित हो गए छोटी आंत द्वारा। अपचित पदार्थ जो हैं वो रेक्टम या मलाशय में एकत्र होते रहते हैं और मलद्वार द्वारा उन्हें समय समय पर बाहर त्याग दिया जाता है। ये प्रोसेस जो है अपचित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की जो प्रोसेस है वो कौन सी कहलाती है, बहिक्षेपण या इजेशन कहलाती है। ठीक है। और बहिक्षेपण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मलद्वार द्वारा, जो है एनस के द्वारा क्या किया जाता है, बहिक्षेपण की प्रोसेस की जाती है। तो इस प्रकार से पाचन की ये क्या है, क्रियाविधि है। ठीक है दोस्तों। अब बात ये आती है कि पाचन के विभिन्न जो आहारनाल के विभिन्न जो अंग हैं उनमें पाचन की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। हमने कहा 5 पदों में तो प्रक्रिया संपन्न हो गई, लेकिन प्रोसेस क्या है, किन किन अंगों में किस प्रकार से पाचन की क्रिया होती है, तो इस संदर्भ में हम अब पूर्णतया इस मैकेनिज्म को देखेंगे, पाचन की प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है। तो एक एक करके हम अंगों की बात करेंगे कि भाई मुख में पाचन किस प्रकार से होता है, इसके अलावा स्टमक में किस प्रकार से होता है, गृहिणी में किस प्रकार से होता है, आंतरों का क्या कार्य है, ठीक है, अन्य अंगों का क्या कार्य है। तो ये संपूर्ण जो पाचन की प्रोसेस है उसका हम स्टडी या अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे अब पाचन की प्रोसेस की बात कर लेते हैं।
पाचन की क्रिया की बात कर लेते हैं। पाचन की क्रिया की, देखिए हमने अभी आपको डायग्राम बताया, उस डायग्राम की सहायता से हम बात करेंगे कि भाई किन किन अंगों में, मनुष्य में या मानव के आहार नाल जो है उसमें पाचन की प्रोसेस होती है। तो पहले हम डायग्राम की बात कर लेते हैं। मानव के पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे पहले हमने बताया आपको, ये पार्ट जो है वो मुख पार्ट है, ये मुख गुहा है, यहाँ पर ग्रसनी है, एक नलिका है, और वो जो नलिका है वो एक थैलेनुमा संरचना में खुलती है। इस थैलेनुमा संरचना को हम आमाशय बोलते हैं। ये आमाशय यू आकार की नलिका में खुलता है, और ये यू आकार की नलिका इस प्रकार के एक ऑर्गन में खुलती है। इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर कौन कौन से अंग किस प्रकार के हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारा, ये पार्ट जो है वो कहलाता है मुख। ठीक है, और यहां पर ये जो पार्ट है ये कहलाती है मुख गुहा। मुख गुहा, यहां पर इसकी बात की हमने, ये पार्ट कहलाता है ग्रसनी, और ग्रसनी को हम कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स। दूसरा पार्ट नलिकानुमा संरचना जो है वो कहलाती है ग्रासनाल। इस ग्रासनाल को हम ग्रसिका के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? ग्रसिका के रूप में। ठीक है, यहां पर ये थैलेनुमा संरचना जो है इसे हम कहते हैं आमाशय। इस आमाशय को स्टमक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टोमक के नाम से। ठीक है, यहां ये यू आकार की जो नलिका है, इस यू आकार की नलिका को हम ग्रहणी के नाम से जानते हैं, जिसको ड्यूडोनम के नाम से जानते हैं। यहां पर एक और जो अंग है वो अंग उपस्थित होता है। इस अंग को हम कहते हैं लिवर। इसे कहा जाता है यकृत या लिवर। ये यकृत जो है वो एक नलिका द्वारा एक अंग में खुलता है, और इस अंग को हम कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय को गॉल ब्लैडर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद यहां पर एक और पाचक ग्रंथि उपस्थित होती है। इस ग्रंथि को हम अग्नाशय या पैंक्रियाटिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, या इसको पैंक्रियाटिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहां पर ये छोटी आंत के आगे के जो पार्ट्स हैं वो इस बड़ी आंत के मध्य पड़े रहते हैं। ये कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत्र। छोटी आंत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत्र जो है वो कहाँ खुलती है, उसके लिए हमने बताया ये जो पार्ट है ये बड़ी आंत्र का पार्ट है, बड़ी आंत्र में खुलती है। इसको लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं हम। किस नाम से जानते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो अंतिम भाग है, इस अंतिम पार्ट को हम
मलाशय या रेक्टम कहते हैं। और इसका ये जो रेक्टम है वो एक छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलता है, जिसे मलद्वार या एनस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब पाचन की प्रोसेस यहाँ पर शुरू करेंगे हम। मुख भाग से हमने कहा पाचन हमारा शुरू हो गया है, और हमने क्या कहा कि जो पाचन तंत्र है उसका उद्देश्य है कि जो हम फूड ग्रहण कर रहे हैं उसको छोटे अणुओं में तोड़ा जाए, उसके बाद में जो पचित हो गया है भोजन छोटे अणुओं में टूट गया है उसका क्या किया जाए, अवशोषण किया जाए, और कुछ जो पदार्थ हैं हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें शरीर से बाहर किया जाए। ये संपूर्ण पाचन तंत्र का एक उद्देश्य है। ठीक है, अब प्रारंभ हम कहाँ से कर रहे हैं? हमने कहा प्रारंभ हमने कहाँ किया, कहाँ से किया है? इस मुख गुहा से हमने प्रारंभ किया है। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर एक जो ग्रंथि है वो ग्रंथि यहाँ उपस्थित होती है मुख गुहा में। इस ग्रंथि को हम लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लार ग्रंथि। इस लार ग्रंथि को हम सेलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, सेलाइवरी ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, अब इसकी सहायता से हम पाचन की प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, डायग्राम आपको मैंने पहले बताया कि मानव में कुछ इस प्रकार से दिखता है ये पाचन तंत्र, लेकिन अब इस चित्र को मैंने केवल पाचन के लिए, पाचन की प्रोसेस के लिए आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, अब एक एक करके हम मुख भाग में क्या पाचन की प्रोसेस होगी उसकी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले जब हमने भोजन ग्रहण कर लिया, और भोजन हमने किसके द्वारा? मुख द्वारा भोजन ग्रहण किया है, तो इस पाचन की प्रोसेस में सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा? मुख एवं मुख गुहा। तो पाचन की अगर हम बात करें, यहाँ डाइजेशन की बात करें पाचन की, तो सबसे पहला जो पद आया वो कौन सा आया? मुख एवं मुख गुहा, मुख एवं मुख गुहा, इसकी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मुख को हम बोलते हैं माउथ। क्या बोला जाता है? माउथ। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम मुख गुहा को, वो बोला जाता है बक्कल कैविटी। क्या बोला जाता है? बक्कल कैविटी। अब इसमें पाचन की क्या प्रोसेस होती है, इनका उद्देश्य क्या है, क्या कार्य करते हैं मुख, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहले भोजन जो है वो मुख द्वारा ग्रहण किया गया, जो कि कहाँ आ जाता है? दांतों, जिह्वा या हमने कहें जबड़ों से घिरी हुई एक गुहा में, कैविटी में आ जाता है, जिसको हमने बोला मुख गुहा। क्या बोला हमने? मुख गुहा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने पिछले डायग्राम में देखा, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पर छिद्र तो हमने कहा माउथ है, और ये जो कैविटी यहाँ पर बनी हुई है वो कौन सी कैविटी बनी हुई है? यहाँ पर मुख गुहा उपस्थित होती है। अब बात ये आती है कि जो मुख गुहा है, इस मुख गुहा में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन किन के द्वारा ये मुख गुहा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ मुख गुहा में जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले दांतों से उसको बाइट किया जाता है, तो इसका मतलब मुख गुहा में एक पार्ट तो हमारा कौन सा हो गया? दांत। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक पार्ट तो कौन से, किन की बात करेंगे हम? दांतों की बात करेंगे, जिनको टीथ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दूसरा जो पार्ट आता है वो दूसरा पार्ट आता है सलाइवरी ग्लैंड्स का, यानी कि जो हमारी पाचक ग्रंथि है, लार ग्रंथि, उसकी बात करते हैं। वो भी कहाँ होती है? मुख गुहा में। तो लार ग्रंथि का भी स्टडी हम कहाँ करेंगे? इसी मुख गुहा में करेंगे, जिसको हमने क्या बोला? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट आता है दोस्तों वो कौन सा आता है? जीभ या जिह्वा, जीभ या जिह्वा, जो कि स्वाद का ज्ञान कराती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टंग बोलते हैं, वो भी इस मुख गुहा का ही पार्ट है। तो इसका मतलब दांत, इसके अलावा लार ग्रंथि और जीभ जो है ये मुख गुहा में उपस्थित होते हैं, जिनका अलग अलग क्या है? इस मुख गुहा में अलग अलग फंक्शन है। तो हमने क्या किया? मुख भाग से जैसे ही भोजन को हमने ग्रहण किया, वैसे ही सबसे पहले दांतों ने क्या किया? इस भोजन को बाइट किया, यानी कि इसको टुकड़ों में तोड़ा, तोड़ करके इसको ग्राइंडिंग का कार्य किया, पीसने का कार्य किया। लेकिन अब बात एक एक हम अंगों की करेंगे कि टीथ जो हैं वो मानव में किस प्रकार के होते हैं, कितनी संख्या में होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं। पहले हम एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे जो मुख गुहा में उपस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम दांतों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस मुख गुहा में सबसे पहले किसकी बात कर लें हम? टीथ की बात कर लेते हैं, दांतों की बात कर लेते हैं। दांत किस प्रकार के हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। तो मानव की बात करें हम, मानव की बात करें तो अगर हम वयस्क मानव की बात करें दोस्तों, किसकी मानव की बात करें? वयस्क मानव की बात करें तो वयस्क मानव में जो दांतों की संख्या है, दांतों की संख्या, वो दांतों की संख्या कितनी होती है? दांतों की संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32। तो 32 दांत जो हैं वो वयस्क मानव में उपस्थित होते हैं। ठीक है,
32 दांत होते किस प्रकार के हैं, बने किस प्रकार के हैं, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दांतों का जो फॉर्मेशन है, दांतों का जो निर्माण है, अगर हम निर्माण की बात करें, किसकी बात करें, निर्माण की बात करें, तो एक पदार्थ है, हार्डेस्ट जो पदार्थ है उसके द्वारा दांतों का निर्माण होता है, और वो कौन सा है, डेंटिन पदार्थ। इस डेंटिन पदार्थ के द्वारा दांतों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण। ठीक है। इन दांतों के ऊपर अगर हम बात करें तो ऊपर एक चमकदार जो परत है, उसका चमकदार परत की कोटिंग होती है, और उस चमकदार परत को हम क्या कहते हैं, दंतवल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दंतवल्क, या इस दंतवल्क को हम इनेमल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इनेमल। तो इनेमल या दंतवल्क जो पदार्थ है वो बाहरी चमकदार पदार्थ है। दांतों का कैसा है, बाहरी चमकदार पदार्थ, बाहरी चमकदार। ठीक है। इसके अलावा विशेषता क्या है, विशेषता इस दंतवल्क की ये है कि ये मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। मानव शरीर का कैसा पदार्थ है, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो कठोरतम पदार्थ से आता है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन, तो हम कहेंगे दंतवल्क या एनेमल जो है वो सबसे कठोरतम पदार्थ है। और उपस्थिति की बात करें कि ये उपस्थित कहाँ होता है, तो दांत के ऊपर ये बाहरी चमकदार पदार्थ है। दांत के ऊपर जो कोटिंग हो रही है वो किस पदार्थ की हो रही है, दंतवल्क या इनेमल की हो रही है, जो कि शरीर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। ठीक है दोस्तों। तो ये तो बनावट, या हमने कहा कि ये निर्माण की बात हो गई दांतों की। और हमने एक बात और बताई आपको कि वयस्क मानव जो है उसमें दांतों की संख्या कितनी है, 32 वयस्क मानव में दांतों की संख्या। ठीक है। लेकिन इसके बाद हम ये बात करें कि जो दांत हैं वो किस प्रकृति के होते हैं मानव में। ठीक है। तो दांत 32 होते कैसे हैं, किन किन प्रकारों के होते हैं, तो दांत कई प्रकार के मानव में उपस्थित होते हैं। उनमें से हम 4 प्रकारों की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है। अब 4 प्रकार के होते हैं, उन विशेषताओं के आधार पर इन दांतों को अन्य नामों से हम जानते हैं। कैसे जानते हैं, तो यहाँ बात कर लेते हैं हम। दांतों के प्रकारों की बात करें, दांतों के प्रकार की बात करें, तो दांतों के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के दांत होते हैं। किस प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के। और कौन कौन से दांत होते हैं इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पहले प्रकार के जो दांत हैं वो कहलाते हैं कौन से, जो कि काटने के कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, काटने का। इनको हम कहते हैं कृंतक या इंसीजर। क्या बोला जाता है दोस्तों इसको, इंसीजर्स, कृंतक। दूसरे टाइप के जो होते हैं जो कि चीरने फाड़ने के काम आते हैं, ये तो किस कार्य के आएंगे, ये तो काटने के कार्य करेंगे, काटने का कार्य। ठीक है। रत्नक जो हैं वो दांत ऐसे हैं जिनको कैनाइन के नाम से जाना जाता है, और ये कार्य क्या करेंगे, चीरने फाड़ने का, भोजन को चीरने फाड़ने का ये कार्य करते हैं। कौन, रत्नक। इसके अलावा 2 प्रकार के और दांत हैं जिनको हम, एक प्रकार के को हम कहते हैं अग्रचवर्णक। क्या बोला जाता है इसको, अग्रचवर्णक। इनको हम कहते हैं प्रीमोलर। क्या बोला जाता है दोस्तों इसको, प्रीमोलर। और प्रीमोलर का कार्य क्या है, ग्राइंडिंग करने का, भोजन को पीसने का जो कार्य है, पीसने का कार्य किसका है, अग्रचवर्णक का। और यही कार्य किसका है, लास्ट के जो टाइप के हैं चवर्णक, जिनको मोलर के नाम से जानते हैं, इनका भी यही कार्य है। क्या कार्य है, पीसने का ही इनका कार्य है, पीसने का कार्य। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब मानव में दांत जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। जब 4 प्रकार के हैं तो 4 प्रकार के का मतलब कई प्रकार के दांत हो गए। तो इस आधार पर मानव के दांतों को, इस आधार पर मानव के दांतों को हम क्या कहते हैं, विषम दंती। क्या कहा जाता है इनको, विषम दंती, या इनको हिट्रोडोंट के नाम से जाना जाता है, हिट्रोडोंट। तो मानव के दांतों की विशेषता क्या है कि ये विषमदंती प्रकार के हैं। कैसे, विषमदंती, यानी कि कई प्रकार के हैं, इसलिए कैसे हैं, विषमदंती प्रकार। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दांतों की और हम विशेषताओं की बात करें तो जो दांत हैं वो दांतों की स्थिति की बात करें तो मानव में जो जबड़े हैं उन जबड़ों में खड्डे में ये उपस्थिति इनकी होती है। तो जो रूट कैनाल जो होती है, इनकी रूट्स जो होती हैं वो जबड़ों में धंसी होती हैं। ठीक है। यानी गर्तों में ये स्थित होते हैं। इसलिए इनकी एक और विशेषता है कि मानव के दांत किस प्रकार के हैं, गर्तों में उपस्थित होने के कारण इनको क्या बोल दिया हमने, गर्तदंती। इनको क्या बोल दिया हमने, गर्तदंती। इस गर्तदंती को हम कहते हैं थीकोडोंट। क्या बोला जाता है इसको, थीकोडोंट। ठीक है दोस्तों।
इसके बाद में मानव के जो दांत हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं। जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार। जीवन में 2 बार दांत आते हैं, और जब जीवन में 2 बार दांत आते हैं तो इसी कारण मानव के दांतों को, इस विशेषता के कारण क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है द्विबार दंती। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको द्विबार दंती। द्विबार दंती, ठीक है। और इस द्विबार दंती को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं डाइफियोडोंट, ठीक है। डाइफियोडोंट के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मानव के दांतों की विशेषता क्या है कि ये एक तो विषम दंती प्रकार के हैं, एक इनको हम क्या कहेंगे? गर्त दंती या थीकोडोंट कहेंगे, और एक कैसे कहेंगे? विषम दंती, द्विबार दंती जो हैं, डाइफियोडोंट जो हैं, वो इस प्रकार के मानव के दांत हैं। इनकी विशेषताओं के आधार पर 2 बार आते हैं तो द्विबार दंती बोल दिया, गर्त में स्थित होते हैं, खड्डे में स्थित होते हैं, इसलिए गर्त दंती बोल दिया, और एक से ज्यादा प्रकार के हैं तो इसलिए इनको विषम दंती हमने बोल दिया। दांतों की ये विशेषताएं हैं, ठीक है दोस्तों। अब मानव के, वयस्क मानव में हमने दांतों की उपस्थिति बताई, वो बताई हमने कितनी? 32। तो जो 32 दांत हैं, वो 32 दांतों का अगर हम ये देखें कि कितने दांत किस किस प्रकार के हैं, उनको हम दंत सूत्र की सहायता से देख सकते हैं। तो पहले हम वयस्क का दंत सूत्र देख लेते हैं कि वयस्क का दंत सूत्र है क्या, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर वयस्क के दंत सूत्र की बात करें, वयस्क का दंत सूत्र, और इस दंत सूत्र को हम क्या कहते हैं? डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला। तो आप ये बताइए कि वयस्क में दांतों की संख्या हमने कितनी बताई आपको? हमने कहा 32 दांत होते हैं। होते किस प्रकार के हैं? दंत सूत्र की बात करें तो इसका जो दंत सूत्र है बड़ा आसान है, 21-23 अपॉन 21-23, 21-23 अपॉन 21-23। ये वयस्क मानव का क्या है? ये डेंटल फॉर्मूला है। क्या है ये? डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। इसमें ये हम बात करते हैं कि दांतों का अध्ययन कैसे करते हैं कि जो ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा जो है उसको हमने 2-2 भागों में बांट दिया, ठीक है। ये दोस्तों ऊपरी जबड़े के दांत हैं, ये निचले जबड़े के दांत हैं, लेकिन ये ऊपरी जबड़े का आधा पार्ट है और ये निचले जबड़े का आधा पार्ट। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ऊपरी जबड़े के आधे पार्ट में दांतों की संख्या कुल कितनी है। तो देखिए यहाँ 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8। तो आधे पार्ट में ऊपरी जबड़े में कितने दांतों की संख्या? 8 दांतों की संख्या है। तो अगर हम यहाँ देखें तो दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े के आधे पार्ट में दांतों की संख्या कितनी हो गई? 8। ये तो आधे पार्ट में ऊपरी जबड़े के। अब आधे पार्ट में और कितने? 8 ही फिर आधे पार्ट में होंगे। तो हम ये कहते हैं कि ऊपरी जबड़े में 2 का गुणा कर दें, 2 पार्ट हो गए ऊपरी जबड़े के, एक पार्ट में कितने? 8। तो दोनों पार्ट में कितने हो जाएंगे? 8 × 2। इसी तरह से निचले जबड़े में 8 आधे जबड़े में और 8 ही अगले आधे में, तो 2 से ही नीचे 8 का गुणा कर दिया। तो इसका मतलब ऊपरी जबड़े में ये दांतों की संख्या, निचले जबड़े में दांतों की संख्या इतनी, ठीक है। कितनी कितनी हो गई? तो हम यहाँ देखें ऊपरी जबड़े में 8 दूनी कितने हो गए? 16, और निचले जबड़े में भी कितने हो गए? 16। इस तरह से दांतों की कुल संख्या कितनी है वयस्कों में? 32 दांत जो हैं वो वयस्कों में उपस्थित होते हैं, लेकिन हमने कहा विषम दंती हैं, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के दांत हैं दोस्तों। कौन से अलग प्रकार के दांत हैं इनकी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो पहले अगर हम बीच में इस तरह से देखें जबड़े को, यहाँ से बीच से एक साइड में चलना प्रारंभ करें किसी भी जबड़े में, तो एक साइड में सबसे पहले जो दांत आने वाले हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एक साइड में चलने पर दांत आएंगे, पहले 2 जो दांत आते हैं, इधर से हमने चले और इधर हम देखें 2 दांत जो काउंट करें, ऊपरी जबड़े को ले लेते हैं, तो 2 दांत जो काउंट किए हमने वो 2 दांत कौन से आएंगे? तो 2 दांत जो आने वाले हैं उनको हम कहते हैं क्या? कृंतक। इनको हम इंसीजर के नाम से जानते हैं। अभी 4 प्रकार तो हमने बताया ही आपको, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत हैं जो कि ये हैं, ठीक है। तो पहले 2 दांत जो आते हैं जो आधे जबड़े में जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन से हैं? इनको हमने बोला इंसीजर। दूसरा एक दांत जो आएगा इंसीजर के पास में, 2 को छोड़ के तीसरा जो दांत है वो कौन सा कहलाएगा? वो रदनक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? रदनक, जिसको हम कैनाइन के नाम से जानते हैं, और ये चीर फाड़ का कार्य करता है। उसके बाद में 2 दांत जो आएंगे उनको प्रीमोलर या इनको अग्रचवर्णक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अग्रचवर्णक के नाम से, ठीक है। इनको प्रीमोलर हम कहते हैं, जो कि दांत कितने हैं? 2। और लास्ट के जो 3 दांत हमारे पास में अगले जो आधे जबड़े के हैं, लास्ट के जो दांत हैं वो 3 दांत कौन से हैं? मोलर दांत हैं। कौन से? मोलर दांत, जिनको हम चवर्णक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोलर या चवर्णक, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के दांत जो हैं
वो जबड़ों में इस प्रकार से स्थित होते हैं कि एक जबड़े के आधे पार्ट में जो दांत हैं, पहले कौन है, पहले हैं कृंतक 2, उसके बगल में एक रदनक, फिर 2 कौन से हैं, प्रीमोलर, और लास्ट के 3 कौन से हैं, आधे जबड़े में लास्ट के 3 के कौन से हैं, वो है मोलर दांत। कौन से, मोलर दांत। तो इस तरह से उपस्थिति एक वयस्क मानव में दांतों की होती है। लेकिन दोस्तों बच्चों में जो दांत हैं वो बच्चों में दांत अलग होते हैं, और हमने कहा कि जो दांत हैं वो दो बार आते हैं जीवन में। एक बचपन में आते हैं, इसके बाद में बचपन के जो दांत हैं, दूध के दांत बोले जाते हैं, मिल्क टीथ बोले जाते हैं, वो टूटते हैं, फिर उसके पश्चात दूसरे नए दांत आते हैं। जब दूसरी बार आ रहे हैं, इसीलिए हमने बोला इसको क्या, डाइफियोडोंट बोला, या हमने कहा द्विबार दंती हैं। मानव जो है वो कैसा है, द्विबार दंती, यानी 2 बार दांत आते हैं। लेकिन बच्चों में कितने दांत आते हैं, बच्चों का डेंटल फॉर्मूला कौन सा है, उसकी यहां हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहां बच्चों में दांतों की संख्या की बात कर लेते हैं। दांतों की संख्या, तो दोस्तों बच्चों में जो दांतों की संख्या है, वो बच्चों में दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 20 होती है। कितनी होती है, 20। टोटल दांत बच्चों में कितने होते हैं, 20। ठीक है। इसके डेंटल फॉर्मूले की बात करें हम, किसकी बात करें हम, दंत सूत्र की बात करें बच्चों के डेंटल फॉर्मूले की, तो डेंटल फॉर्मूला किस प्रकार का होता है, देखिए इसको हम कहते हैं 2102/2102। वही जैसे हमने वयस्क मानव में डेंटल फॉर्मूला बताया, उसी तरह से बच्चों में भी डेंटल फॉर्मूला इस तरह से, यानी आधे जबड़े में, ऊपरी आधे जबड़े में दांत ये, और निचले आधे जबड़े में दांतों की संख्या ये। तो ऊपरी जबड़े में आधे जो जबड़ा है उसमें दांतों की संख्या कितनी है, देखना 2 और 1 3 और 2 5। आधे जबड़े में ऊपरी में 5, तो पूरे जबड़े में 2 का गुणा कर दिया। इसी तरह से निचले जबड़े में 5 और पूरे जबड़े में 2 का गुणा कर दिया। तो ऊपरी जबड़े में 10 और निचले जबड़े में 10, तो टोटल कितने हो गए, 20 दांत टोटल हो गए। ठीक है। तो हम इन 20 दांतों को क्या कहेंगे, दूध के दांत। क्या कहेंगे इनको, दूध के दांत, या इनको मिल्क टीथ के नाम से हम जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, मिल्क टीथ। ठीक है दोस्तों। तो बच्चों में दांतों की संख्या कितनी है, 20 है। डेंटल फॉर्मूला कौन सा हुआ, 2102/2102। तो यहां लेकिन हम बात करें कि बच्चों में कौन से दांतों की एब्सेंस होती है, तो यहाँ ये देखिए, यहाँ 0 जो है ये दांत इसमें बच्चों में नहीं पाया जाता। और ये कौन सा दांत आता है, ये प्रीमोलर दांत है दोस्तों। कौन सा है, प्रीमोलर। तो प्रीमोलर की क्या होती है, एब्सेंट होती है। किन में, बच्चों में। किस में होती है, बच्चों में। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक प्रश्न बढ़िया यहाँ से एक बनता है, वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न ये है कि मानव में 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, मानव में 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी 2 बार कितने आते हैं और 1 बार कितने आते हैं। तो यहां पर बड़ा आसान प्रश्न है। बच्चों में दांत कितने आए, 20, फिर वो 20 टूटते हैं और उनके स्थान पर दूसरे 20 आते हैं, और 12 1 बार आते हैं, तब जाकर के वयस्क में 32 बनते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टूटने वाले हैं वही 2 बार आए, और 2 बार आने वाले जो दांत हैं वो 2 बार आने वाले दांतों की संख्या मानव में कितनी हो गई। तो यहाँ आसान प्रश्न ये है कि मानव में 2 बार आने वाले जो दांत हैं, वो आने वाले दांतों की संख्या, बच्चों के टूटेंगे उनके स्थान पर दूसरे आएंगे। बच्चों के 20 हैं तो टूटने के स्थान पर 20 ही 2 बार आएंगे। तो 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी हो गई, 20। लेकिन यह बात आती है कि 1 बार आने वाले दांतों की संख्या, तो वयस्क में तो कितने होते हैं, 32 होते हैं। 2 बार ये आए तो 1 बार कितने आएंगे, तो हम यहां पर आराम से कह सकते हैं कि जो 1 बार दांत आएंगे वो कौन से हैं, वो 12 दांत 1 बार आएंगे। कितने आएंगे, 12 दांत। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर दांत से संबंधित जो बातें हैं वो हमारी संपन्न हुई। इनमें से कई सारे जो प्रश्न हैं वो बनते हैं, दांतों की विशेषताएं पूछी जाती हैं कि मानव के दांतों की विशेषताएं क्या हैं। तो हमने कहा कि द्विबार दंती हैं, गर्द दंती हैं और विषम दंती हैं। ठीक है। एक मानव शरीर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, तो हमने कहा दांतों की ऊपरी परत जो है, चमकीली परत, वो जो कोटिंग है वो दंतबल्क या इनेमल पदार्थ जो है वो सबसे हार्डेस्ट पदार्थ है। ठीक है। इसके अलावा दंत सूत्र दोनों का, बच्चों का, इसकी हमने बात कर ली यहाँ पर। लेकिन एक बात और है यहाँ पर कि चूहे या हम खरगोश की बात करें तो इनके जो कैनाइंस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं कैनाइंस को, तो हमने बोला इंसीजर्स जो होते हैं, जिनको हमने क्या बोला, कृंतक,
वो लगातार जीवन भर बढ़ते रहते हैं, हाथी के भी इस तरह से बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर हाथी के जो दांत हैं, बाहर के दिखाने वाले जो दांत हैं, उनको टस्क कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? टस्क। ठीक है, और वो हैं क्या एक्चुअली? तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इंसीजर या कृंतक। यह आपको ध्यान रखना है कि हाथी के जो दिखावे के या दिखाने वाले जो दांत हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको टस्क बोला जाता है। और वो हैं कौन से टाइप के दांत? तो हमने कहा कि कृंतक जो दांत हैं, कृंतक का टाइप जो है वो दांत बाहर वाले दांत हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। काम आपको पता है, बड़े उपयोगी है हाथी के दांत, सजावटी पदार्थ वगैरह बनाने के लिए हम काम में लेते हैं। इसके अलावा बिलियर्ड्स की जो गेंद है वो भी इससे टस्क से बनाई जाती है, ये विशेषता उनकी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मुख गुहा में दांतों की हमारी बात हो गई। दूसरा पार्ट हमारा कौन सा आता है? सलाइवरी ग्लैंड्स का। किसका आता है? इन लार ग्रंथियों की हम बात करते हैं जो कि अभी मुख गुहा में उपस्थित हैं। ठीक है, तो दूसरी हम बात कर लेते हैं दूसरे भाग की, मुख गुहा में उपस्थित भाग की। तो दूसरा जो भाग है वो कौन सा है? लार ग्रंथि। अब दूसरे पार्ट की हम बात कर लेते हैं जो कि मुख गुहा में उपस्थित है, और दूसरा कौन सा है? लार ग्रंथि। इस लार ग्रंथि को सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं हम, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, सलाइवरी ग्लैंड। मानव की बात करें तो मानव में जो लार ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। यहां पर मानव की लार ग्रंथियों की बात करें तो मानव की लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ठीक है, 3 प्रकार की तो हैं, और अगर हम संख्या की बात करें तो 3 जोड़ी कितनी होती है? 3 जोड़ी, यानी तीनों प्रकार एक एक जोड़ी होते हैं, तो इस प्रकार से 3 जोड़ी होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं 3 प्रकार की, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रकार है इसका, इस पहले प्रकार को हम कहते हैं अधोजिह्वा। इसको हम सबलिंगुअल के नाम से जानते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, पहली अधोजिह्वा है, दूसरी है अधोहनु। इसको सब मैंडिबुलर के नाम से जानते हैं, सब मैंडिबुलर। और तीसरी है, इसको हम कहते हैं कर्णमूल। इसको हम पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। कौन सी ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड। ये 3 टाइप की जो ग्लैंड्स हैं, लार ग्रंथियां मानव शरीर में उपस्थित होती हैं, जो कि मुख गुहा में उपस्थित होती हैं। ठीक है, इनमें से अगर हम यहां पर इस अधोजिह्वा की बात करें तो ये अधोजिह्वा सबसे छोटी होती है। कैसी होती है? सबसे छोटी। ठीक है दोस्तों, होती कहाँ है? उपस्थिति की बात करें तो जीभ के किनारों पर। कहाँ होती है? जीभ के किनारों पर। मुख गुहा में जीभ के किनारों पर इसकी उपस्थिति होती है। किसकी? इस सबलिंगुअल की। ठीक है, सब मैंडिबुलर की बात करें तो जबड़ों के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जबड़ों के नीचे, जबड़ों के नीचे। और पैरोटिड ग्लैंड की बात करें दोस्तों तो पैरोटिड जो ग्लैंड है, कर्णमूल जो ग्लैंड है, वो उपस्थिति कहाँ होती है इसकी? कान के नीचे, कान के नीचे होती है। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और विशेषता है, वो ये है कि ये सबसे बड़ी ग्लैंड है। सबसे बड़ी क्या है ये? लार ग्रंथि। कौन सी है सबसे बड़ी लार ग्रंथि? तो पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। लेकिन एक बढ़िया प्रश्न यहाँ पर यह आता है इस पैरोटिड ग्लैंड से कि सांप या सर्पों की बात करें, सांपों में यह ग्रंथि विष ग्रंथि के रूप में बदल जाती है। सांपों में जो विष ग्रंथि पाई जाती है वो इस लार ग्रंथि का रूपांतरण किस में हो जाता है? विष ग्रंथि में। किस लार ग्रंथि का? तो इस कर्णमूल का रूपांतरण किस में हो जाता है? विष ग्रंथि में। तो यह विष ग्रंथि में बदल जाती है, विष ग्रंथि में परिवर्तित। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि सांपों की जो विष ग्रंथि है उसका फॉर्मेशन या उसका परिवर्तन किससे हुआ? कर्णमूल ग्रंथि से। ठीक है, इसके अलावा इस कर्णमूल ग्रंथि की बात करें तो मानव में अगर बात करें, हम किसकी बात करें? यहाँ मानव की बात करें तो मानव का एक बढ़िया प्रश्न इसमें कर्णमूल से आता है कि मानव में जब मम्प्स की हम बात करें, गलसू या कन्फेर रोग, इसमें ये स्वेलिंग जो आती है वो इस ग्रंथि में आती है। ठीक है, तो मानव में मम्प्स रोग में, मम्प्स इसको हम गलसुआ या कन्फेर रोग के नाम से जानते हैं।
गलसुआ या कन्फेर रोग, इसके नाम से जानते हैं। तो इसमें जो स्वेलिंग है मानव में, कन्फेर रोग में इस ग्रंथि में स्वेलिंग आती है। किस ग्रंथि में स्वेलिंग आती है? इस ग्रंथि में सूजन आती है। क्या आती है? सूजन। ठीक है, किस ग्रंथि में? पैरोटिड ग्रंथि में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से लार ग्रंथियाँ क्या हैं हमारे शरीर में? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। कार्य क्या है दोस्तों लार ग्रंथियों का? तो हम ये मानते हैं कि जो लार ग्रंथियों का कार्य है, इस लार ग्रंथि के कार्य की बात करें, कार्य, तो ये कार्य लार का श्रावण करती है। किसका श्रावण करती है? लार का श्रावण। ठीक है, किसका श्रावण करती है? लार का श्रावण। और पाचन में लार की बड़ी भूमिका है, महती भूमिका है पाचन में लार की। ठीक है, लार की विशेषता क्या है? तो यहाँ विशेषता की बात करें तो हमें मानते हैं, इसकी सबसे पहले एक बढ़िया प्रश्न भी आता है कि लार का पीएच कितना होता है। तो इस लार का जो पीएच है, लार का पीएच, वो लार का पीएच कितना होता है? पीएच की बात करें तो पीएच होता है 6.8 के आसपास होता है। कितना होता है? 6.8। या हम ये कह सकते हैं, आपको पता है 7 जो है उदासीन है, उससे कम जो है वो कैसे हैं? अम्लीय। 7 से ज़्यादा कैसा है? क्षारीय। तो इसका मतलब 7 से कम है तो अम्लीय, लेकिन है कैसा? प्रबल है कि दुर्बल है? तो हम ये मानते हैं कि जो ऊपर के अंक आते हैं 7 के नज़दीक वाले, वो कैसे हैं? दुर्बल अम्लीय। और 0, 1 के नज़दीक आने वाले कैसे हैं? प्रबल। तो यहाँ पर हम अम्लीय तो कहें, लेकिन कैसा अम्लीय है? तो हम ये कह सकते हैं कि लार कैसी है? दुर्बल अम्लीय। कैसी है? दुर्बल अम्लीय। ठीक है, इस लार की बात करते हैं तो इस लार में 2 प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं? 2 प्रकार के। किसमें? इस लार में। कौन कौन से एंजाइम्स उपस्थित होते हैं? तो इसके एंजाइम्स की बात करें, यहां लार के एंजाइम्स की बात करें तो लार में 2 प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स उपस्थित होते हैं? पहला जो एंजाइम है, वो पहला एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है टाइलिन। कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम, या इसको हम लारीय एमाइलेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लारीय एमाइलेज। और दूसरा जो एंजाइम है, वो दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 एंजाइम जो हैं वो इस लार ग्रंथि में यानी लार में उपस्थित होते हैं, जो कि लार ग्रंथि से सीक्रेट होती है। ठीक है, इसका बड़ा योगदान डाइजेशन में है। किस में है? डाइजेशन में। ये एंजाइम डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? लाइसोजाइम की, तो ये लाइसोजाइम का एक कार्य है, वो ये है कि भोजन में आए हुए, ये इसका कार्य जो है लाइसोजाइम का, तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है भोजन में आए हुए हानिकारक सूक्ष्म जीवों से या हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। तो इसका मतलब मानव के भोजन को ये क्या करता है? एक तरह से सिक्योरिटी देता है, या उसको कैसा करता है? सूक्ष्म जीवों से रहित करता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम तो भोजन में आने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनको मार देगा, तो इसका मतलब भोजन जो है वो नुकसानदायक नहीं होगा। इसके अलावा इस लाइसोजाइम की एक विशेषता और है, ये इस लार ग्रंथि के अलावा और कहाँ कहाँ होता है? तो लार ग्रंथि के अलावा अश्रु ग्रंथि यानी आंसू ग्रंथि, और पसीने की जो ग्रंथि हैं उसमें भी इस लाइसोजाइम की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो लार ग्रंथि के अलावा अश्रु ग्रंथि और पसीने की ग्रंथि में भी ये लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, वहाँ भी हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का ये कार्य करता है। और रहा हमारे पास में टाइलिन की बात, तो टाइलिन का एक बड़ा काम है, और वो बड़ा काम क्या है? बड़ा काम ये है कि ये टाइलिन जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। किसको किस में कन्वर्ट करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आपको पता है स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुख भाग में ही शुरू हो जाता है, और इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? कि जो लार में उपस्थित टाइलिन या लारियल एमाइलेज है, ये इस स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट को छोटे अणुओं में तोड़ देता है, पाचन की प्रोसेस को प्रारंभ करता है। ठीक है, तो स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम बदलता है? टाइलिन, जो कि कहाँ उपस्थित होता है? लार ग्रंथि से स्रावित लार में उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, सीक्रेशन की बात कर लें तो लगभग हम ये मानते हैं कि जो लार का सीक्रेशन है वो लगभग कितना होता है? हम ये कहते हैं भी कि ये लगभग 1 से 1.5 लीटर के आसपास पर डे, प्रतिदिन
इस लार का सीक्रेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से लार की जो लार का महत्व है मुखगुहा में वो ये है कि डाइजेशन में मदद करता है और फूड में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो हानिकारक एलिमेंट हैं, उनको भी ये नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो मुखगुहा में दांतों की बात हो गई, लार ग्रंथि की बात हो गई। अब हमारे पास में जो बचता है अगला जो ऑर्गन है इस मुखगुहा में, वो बचता है तीसरा भाग जीव का। और जीव का कार्य आपको पता है, स्वाद का जो ज्ञान है वो ये जीव कराती है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा जो पार्ट है हमारा इस मुखगुहा का वो जीव या टंग है, जिसको हम जिह्वा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिह्वा के नाम से। ठीक है दोस्तों, और जीव क्या कराती है यहां पर आपको पता है। जीव का कार्य क्या है? तो एक कार्य तो क्या है? स्वाद का ज्ञान। किसका ज्ञान कराती है? स्वाद का ज्ञान। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है? स्वादेंद्रिय है। क्या है ये? स्वादेंद्रिय है, स्वाद का ज्ञान कराने वाली। ठीक है, स्वाद का ज्ञान कैसे कराती है दोस्तों? तो ये जीव की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अग्रभाग जो है जीव का, ये मीठे स्वाद का ज्ञान कराता है। किस स्वाद का ज्ञान कराता है? मीठे स्वाद का। कौन सा पार्ट है? अग्रभाग। ठीक है, इसके अलावा इसके जो पार्श्व भाग हैं, ये पार्श्व किनारे वाले जो भाग हैं, ये पार्ट जो हैं वो नमकीन स्वाद का ज्ञान कराते हैं। किसका ज्ञान कराते हैं? नमकीन स्वाद का ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर नमकीन स्वाद का ज्ञान कौन कराता है? पार्श्व में उपस्थित जो कलिकाएं हैं वो नमकीन भाग का स्वाद कराती हैं। इसके अलावा मध्य भाग की बात करें, हम यहाँ इस मध्य भाग की बात करें तो खट्टे स्वाद का ये ज्ञान कराता है। स्वेर जो है, खट्टा जो स्वाद है उसका ये मध्य भाग ज्ञान कराता है। इसके अलावा पश्च भाग की बात करें, हम पीछे के जो पार्ट है इसकी हम बात करें तो ये पश्च भाग जो है वो कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है। किस ज्ञान कराता है? कड़वे स्वाद का। तो इस तरह से अग्रभाग मीठे स्वाद का, पश्च भाग कड़वे स्वाद का, मध्य वाला खट्टे का, और पार्श्व वाले जो पार्ट है वो नमकीन स्वाद का ज्ञान कराते हैं। इसके अलावा ये दांतों की सफाई का कार्य करती है जीव, और इसके अलावा भोजन को एसिमिलेट, यानी कि एक तरह से हम ये कहें कि मिक्सअप करने के लिए, लार ग्रंथि से लार जो स्रावित होती है उसको मिक्सड करने के लिए काम भोजन का ही करती है। ठीक है, अब मुखगुहा में ये सारे कार्य संपन्न हो गए। इसके पश्चात जब ये सारे कार्य हो जाते हैं, स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्जन हो जाता है, तो ये जो भोजन है छोटे अणुओं में टूट करके लुगदीनुमा भोजन जो है वो मुखगुहा में बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो बना ये भोजन इस मुखगुहा में, उस भोजन को हम किस रूप में जानते हैं? इसको हम बोलस के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? बोलस के रूप में। क्या कहा जाता है इस भोजन को? बोलस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कार्य जो है वो सारे कार्य इस भोजन के साथ में कहाँ संपन्न हुए? मुखगुहा में संपन्न हुए। इसके बाद में ग्रसनी, ग्रसिका, इसकी बातें जो हैं वो हम अगली वीडियो में आपसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।